ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को इसमें पहले ही कवर कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। खैर, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है घास भूमि यानी कि ग्रास लैंड। तो दोस्तों चलिए देखते हैं घास भूमि क्या होती है। घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर दूर दूर तक घास और छोटे छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे डेफिनेशन की बात करें कि घास भूमि किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि घास भूमि ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जहां पर दूर दूर तक घास के मैदान फैले हुए होते हैं, या कह सकते हैं कि छोटी छोटी झाड़ियाँ या छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। विश्व के घास के मैदान महत्वपूर्ण भूभागों में से एक हैं। घास के मैदान वन्य जीवों के आश्रय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यह मैदान मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर घास के मैदान होते हैं वहाँ पर आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। इस घास भूमि में कहीं कहीं पर छोटे छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदान को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रायः हर महाद्वीप में घास के मैदानों का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका में क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है हर जगह पे, इसलिए वहाँ पर घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा लगभग आपको हर जगह पे घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। विश्व में पाई जाने वाली घास भूमियों को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, जो विश्व में घास भूमि पाई जाती है उसे हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दोनों गोलार्धों में 0 से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में 0 से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार के जो घास के मैदान हैं वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के। पहले नंबर पे है सवाना, जो कि अफ्रीका में पाई जाने वाली घास है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सवाना एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। इस क्षेत्र में अधिकतर लंबी लंबी घास के रूप में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घास को हाथी घास यानी कि एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि रहते हैं। मुख्य पशुओं में जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिप्पोपोटामस, गैंडा, चीता, शेर आदि प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की प्रजाति भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमने देखा कि जो हमारा सवाना है वो अफ्रीका में पाई जाने वाली घास है और यहाँ पर बहुत सारी लंबी लंबी घास के रूप में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है जिसे हम हाथी घास के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर बहुत तरह के जीव जंतु सब पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के सारी चीज़ें बता दी। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है लैनोस, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लैनोस अथवा लानोस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा लैनोस या लानोस है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। ये दोनों देश आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यह मैदान सवाना घास भूखंड का ही एक भाग है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सवाना अभी हमने पढ़ा अफ्रीका का, वो वही बहुत ज़्यादा विस्तृत है और इसको हम लोग वेनेजुएला और कोलंबिया में लैनोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह मैदान पश्चिम और उत्तर पश्चिम में एंडीज तथा उत्तर में वेनेजुएला के तटीय सीमा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी ओरिनिको है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि लैनास जो है
कोलंबिया और वेनेजुएला देश में स्थित है, वहाँ पर कौन सी नदी घाटी के पास में ये स्थित है? तो आपको बताना है ओरिनिको। ओरिनिको क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में सीमा का निर्माण करती है, ठीक है, बॉर्डर लाइन बनाती है। इस क्षेत्र में मई से लेकर नवंबर तक वर्षा होती है तथा दिसंबर और अप्रैल के बीच में मौसम शुष्क रहता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल को, जो कि है कैंपास, जो कि ब्राज़ील में पाई जाने वाली घास है। ब्राज़ील कहाँ है दोस्तों? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यह घास का मैदान ब्राज़ील के दक्षिण में एक बड़े क्षेत्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील के एक बहुत बड़े क्षेत्र में कैंपास स्थित है। इन क्षेत्रों में वन्य जीव की विविधता देखने को मिलती है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमें वन्य जीव देखने को मिलते हैं। यह घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। पशुपालन के दृष्टिकोण से कैंपस घास के मैदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बड़ी आर्थिक गतिविधियां पशुपालन पर ही निर्भर होती हैं। कैंपस घास का मैदान भी सवाना घास के मैदान का ही एक भाग है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि जो सवाना का घास का मैदान है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा बड़े भाग में फैला हुआ है, लेकिन उसको हम लोग लैनोस के नाम से जानते हैं कोलंबिया और वेनेजुएला में, और कैंपास के नाम से जानते हैं ब्राज़ील में। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्राज़ील में कौन से घास का मैदान पाया जाता है, तो आपको बताना है कैंपास, और कोलंबिया वेनेजुएला में तो आपको बताना है लैनोस। अब हम देखते हैं अपने दूसरे टाइप को, जो कि है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। इसका अधिकतर विस्तार यूरोशिया में स्टेपी घास के मैदान के रूप में है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान के रूप में शीतोष्णकटिबंधीय बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और इसका जो विस्तार है वो ब्लैक सी से लेकर अल्ताई पर्वत, जो कि मंगोलिया में है, वहाँ तक लगभग 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। शीतोष्ण घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, और अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। शीतोष्ण घास के मैदान इन नामों से जाने जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं स्टेपी, जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया मैंने आपको बताया कि यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। स्टेपी घास के मैदान विश्व के विशाल घास के मैदानों में से एक हैं। इस क्षेत्र में घास अधिकतर तथा कहीं कहीं पर छिटपुट पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घास पाई जाती हैं, लेकिन यूरेशिया में कहीं कहीं पर छिटपुट पेड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। यह घास का मैदान पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है। स्टेपी क्षेत्र विश्व में गेहूँ उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में घटकर -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना वेरी करता है। गर्मियों में तो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और सर्दियों की बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मंगोलिया में एक दिन का जो तापमान होता है, दिन का 30 डिग्री सेल्सियस और रात का 0 तक भी पहुँच सकता है। इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है मंगोलिया में। इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में वर्षा और हिमपात की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। स्टेपी के कुछ भाग में मौसम शुष्क रहता है, जबकि कुछ भागों में ठंड में भारी हिमपात होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेपी है वहाँ पर वो मौसम जो शुष्क रहता है वहाँ पर भी सर्वाइव कर ले जाता है, और जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, हिमपात होता है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर ले जाता है। स्टेपी क्षेत्र का भारत और एशिया के अन्य देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध भी रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर स्टेपी क्षेत्र की बात करें तो भारत और एशिया के साथ में इसका बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहा है, ठीक है दोस्तों। इस दृष्टिकोण से स्टेपी घास के मैदान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध रेशम मार्ग इसी स्टेपी मार्ग से होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों। तो रेशम मार्ग के बारे में कौन नहीं जानता? ये जो रेशम मार्ग है वो इसी स्टेपी मार्ग से होकर गुजरता है। यह मार्ग चीन, उत्तर भारत, मध्य एशिया, टर्की, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। कि ये जो स्टेपी घास का मैदान है वो कितने लोगों को जोड़ता है, कितने देशों को? भारत,
चीन और मध्य एशिया, तुर्की, यूरोप और अफ्रीका। कुछ विद्वान भारत में आर्यों के प्रवेश को मध्य एशिया से आया हुआ मानते हैं, तो वो कहीं कुछ विद्वान विश्व प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क का संबंध स्टेपी क्षेत्र से मानते हैं। भारत में आए कई आक्रमणकारी इसी स्टेपी क्षेत्र से आए थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान, ये सब इसी क्षेत्र से भारत आए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी स्टेपी का बड़ा योगदान रहा है। प्रेरीज, अब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाने वाला घास का मैदान प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका में जैसे यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। यह विशाल घास के मैदान अन्न के भंडार हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्न जब समझते हैं ना आप लोग, ग्रेन्स, वहाँ पर अन्न के बहुत ही ज़्यादा भंडार हैं। प्रेरी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, अतः इसे रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं? रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ पाया जाता है। यह क्षेत्र मक्का के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, अमेरिका में आपने सुना होगा कि मक्का बहुत ही ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है वो मक्का के उत्पादन के लिए भी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में मध्यम गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ वनस्पति घास फूस और छोटे झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति होती हैं वो कैसे पाए जाते हैं? घास फूस और छोटे झाड़ियों के रूप में। पेड़ों की संख्या कम देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में विस्तृत घास के मैदान के कारण घास चरने वाले जीवों जैसे बाइसन तथा विभिन्न प्रकार के हिरन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखिए जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुराने वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे वहाँ पे ठंडा आने लगता है, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पास में रहते हैं, भूमध्य रेखा के पास में, वैसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी का जो हम इलाका पढ़ रहे हैं वो 23.5 डिग्री से लेकर ऊपर के हैं, 66.5 डिग्री के बीच के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। इसीलिए इस जो घास का मैदान है इसी को हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। खैर, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि है पैम्पास, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। पैम्पास विश्व प्रसिद्ध शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी भागों के रूप में मुख्य तौर से है। पैम्पास का मैदान दक्षिणी अमेरिका के निचली उपजाऊ भूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्यूमा, रिहा, हिरण, लोमड़ी, ओपोसम, बिल्ली आदि वन्य प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे वन्य प्राणी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट शीतोष्ण का एग्जाम्पल, जो कि है वेल्ड, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नमीबिया में भी कई भागों में वेल्ड घास के मैदान का विस्तार है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इसी क्षेत्र में अधिकतर भागों में देखने को मिलता है। वहीं पर कहीं कहीं छोटी झाड़ियाँ एवं वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई जगह आपको घास देखने को मिलेंगे, वहीं पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास, जिसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया का कृषि उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कंगारू सबसे ज़्यादा प्रमुख है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा बहुत डाउन्स और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं
भारत के घास के मैदान, ठीक है। अभी तक हमने हर जगह के पढ़ लिए, हम लोग भारत में रहते हैं इसलिए भारत के भी घास के मैदान के बारे में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। भारत की घास भूमि ग्रामीण चारागाहों के रूप में भारत के दक्षिणी शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। वहीं हिमालय के ढलानों पर मध्यम ऊंचाई पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे अल्पाइन चारागाह भूमि के नाम से जाना जाता है। इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड के गढ़वाल में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इनमें से बुग्याल भारत के उत्तराखंड राज्यों 3300 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच की ऊंचाइयों पर पाया जाता है। उत्तराखंड के जो राज्य हैं 3300 मीटर और 4000 मीटर के बीच वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर ये आपको घास देखने को बुग्याल मिल जाएंगे। इन घास के मैदानों को प्रकृति के अपने उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियों के सदाबहार वनों में भी घास के मैदान देखे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, इसी के साथ ही हमने घास के बारे में पढ़ लिया। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों तरीके से जो घास होते हैं, उन घास के मैदानों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों, इससे बाहर आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। चलिए जाते जाते हम लोग एक बार और उसको रिवाइज करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वहाँ पर पहले नंबर पर हमने क्या देखा, सवाना। ये पाया जाता है अफ्रीका में, केन्या में और तंजानिया में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सवाना में जो घास का मैदान है वो किस देशों में पाया जाता है, तो आपको बताना है अफ्रीका, केन्या और तंजानिया। ऐसे ही कंपास की बात करें तो कंपास आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। लैनोस की बात करें तो वो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। और पटाना घास का मैदान वो श्रीलंका में पाया जाता है। क्वींसलैंड कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। और सेल्वास कहाँ पाया जाता है, अमेजन में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि ब्राज़ील में पाई जाने वाली घास का मैदान बताओ, तो आपको बताना है कैंपास। और आपसे पूछ लिया जाएगा लैनोस कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बताना है कोलंबिया और वेनेजुएला में। तो ये आपको ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के कुछ एग्जाम्पल। पहले नंबर पे देखते हैं स्टेपी, जो कि कहाँ पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में तथा मध्य एशिया में। तभी तो मैंने आपको बताया कि यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपी। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में। स्टेपी के नाम से पाया जाता है यूरेशिया में। और प्रेरी कहाँ पाया जाता है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। कंपास कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में। वेल्ड की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना यहाँ पर पाए जाते हैं। डाउन्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। बुग्याल और मर्ग कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है भारत में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। और पुस्ताज कहाँ पाया जाता है, हंगरी में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इन खाली इसको जो मैंने अब लास्ट में 2 टॉपिक पढ़ाए आपको, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के एग्जाम्पल और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के एग्जाम्पल, तो भी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही हम लोग ज्योग्राफी के बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ाने का ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।